आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी और मुझे उम्मीद है कि ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जो कंसर्न करती है किसी भी पॉइज़न के साथ कि उसका नेचर, उसके इफ़ेक्ट्स और उसे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी हमें हेल्प करती है ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि उसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी भी पीपल पे, किसी एनिमल पे और हमारे इन्वायरमेंट पे। तो जब हम टॉक्सिकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइज़न क्या होता है। तो हम पॉइज़न देखते कि पॉइज़न क्या होता है। हर कोई भी सब्सटेंस पॉइज़न हो सकता है। वो उसकी डोज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस डोज़ में ले रहे हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें, अगर हम नमक भी ज़्यादा खाएं तो वो भी हमारे लिए एक पॉइज़न का काम कर सकता है। इसलिए पॉइज़न वो सब्सटेंस है जिसको हम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस पॉइज़न का काम कर सकता है, वो उसकी डोज पे डिपेंड करता है। तो पॉइज़न की नॉर्मल अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, substance which when administered, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on human body। मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसे हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं या खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट शो करे। कोई भी चीज़ पॉइज़न हो सकती है। एक मेडिसिन की टॉक्सिक डोज भी पॉइज़न के इक्वल हो सकती है और एक पॉइज़न स्मॉल डोज में मेडिसिन का काम कर सकता है। अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो मेडिसिन और पॉइज़न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना है हम किस इंटेंशन से उसे दे रहे हैं। अगर हम उसको गलत इंटेंशन से दे रहे हैं तो वो शायद किसी के लिए पॉइज़न का काम कर सकता है। फिर हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स इन रिएक्शन ऑफ पॉइजनिंग। जब अगर किसी की बॉडी में पॉइज़न चला जाता है, कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पॉइज़न को इनहेल कर लेता है या इंजेस्ट कर लेता है, तो उसको उस दौरान पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या प्रिंसिपल्स जो जर्नल फॉलो कर सकते हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन, इवेल्युएशन, डिसकंटेमिनेशन, पॉइजन एलिमिनेशन, एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एंड साइकेट्रिक केयर। ये सभी आउटलाइंस हैं जो हम किसी भी पॉइजनिंग के दौरान जर्नल ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले जब हमें पता है कि किसी के अंदर पॉइज़न चला गया है, उस टाइम सबसे पहले जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये है कि हमें वो चीज़ें देखनी है जो किसी भी पर्सन के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है। जैसे कि सबसे पहले हमें अटेंशन देनी है एयरवे पे, कि उसकी जो एयरवे है वो ब्लॉक तो नहीं है, वो प्रॉपर ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, जो उसका सीएनएस है, उसका ब्रेन प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं है, वो डिप्रेस तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए। और इनके आगे अगर हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ डिस्टर्ब है तो हमें सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको नॉर्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन। कोई भी पेशेंट जो जिसने पॉइज़न खाया है और उसमें ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन नहीं दिख रही, तो हमें उसकी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिटेल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए। साथ में उसका अच्छे से डिटेक्शन और ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुछ एबनॉर्मेलिटीज़, जैसे अगर उसको हाइपोथर्मिया हो गया, मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर लो है, या फिर उसको हाइपरथर्मिया हो गया है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उसको भी हमें नॉर्मल लेके आना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसकी बॉडी में एसिड बेस डिसऑर्डर हो गया है, उसका एसिडिक और बेसिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, उसके बाद अगर वो कन्वर्जन उसको दौरे आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट इट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। अगर उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इन आयंस की डिस्टर्बेंस हो गई है या वाटर की, तो वो हमें इवेलुएट करके देखना चाहिए और उनको ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद आता है डिसकंटेमिनेशन। डिसकंटेमिनेशन का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइज़न हमारी स्किन पे
हमारी आइज़ में या चला गया है या हमने खा लिया है, तो उसको कैसे हटाएं। तो उसका सबसे पहले रेफरेंस ये होता है कि हम अपनी स्किन को और अपने आइज़ में, अगर आइज़ में पॉइज़न चला गया है तो उसको कैसे डिसकंटेमिनेशन करें। हम नॉर्मली आइज़ को सलाइन वाटर से या फिर सिंपल टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी स्किन पे कहीं पे पॉइज़न लगा है तो सबसे पहले उसको पानी से धो ले, उन कपड़ों को उतार दे जिन कपड़ों पे पॉइज़न लगा हुआ है, क्योंकि स्किन से भी अब्जॉर्प्शन हो सकता है पॉइज़न का, आइज़ में भी अब्जॉर्प्शन हो सकता है, हमारी आई डैमेज हो सकती है किसी पॉइज़न की वजह से। और अगर हमने कोई पॉइज़न खा लिया है बाई चांस या इंटेंशनली किसी ने पॉइज़न खा लिया है, तो उसको अलग अलग जैसे एक्टिवेटेड चारकोल हो गया वो दे सकते हैं, ताकि वो जो पॉइज़न है उसकी एब्जॉर्ब कर ले और वो उसकी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट शो ना कर पाए। उसके बाद है एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब कोई भी पॉइज़न जिसने खाया है उसके लिए हमें कोई ना कोई एंटीडोट उस पर्सन को देना पड़ेगा, ताकि वो उसकी पॉइज़न की एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर दे या उसके अपोजिट इफ़ेक्ट को ओवरकम करने की कोशिश करे। तो ऐसे स्पेसिफिक एंटीडोट बहुत कम ज़रूरी है, ज़्यादा एंटीडोट प्रेजेंट भी नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिस में। तो लेकिन जो एंटीडोट है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अगर हम अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांस में किसी पर्सन को हम देते हैं एंटीडोट, तो वो उसके लिए एक लाइफ सेविंग एलिमेंट भी हो सकता है जो उसकी जान बचा सकता है। तो हमें एंटीडोट देना पड़ता है। उसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं, पॉइजनिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की वजह से कोई पॉइजनिंग होगी, ओपोइड्स की वजह से कई बार लोग ओपोइड्स की बहुत ओवरडोज ले लेते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, जिनको एडिक्शन हो गया ड्रग्स का, तो उनकी बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉइजनिंग होती है। बारबिचुरेट की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, ओवरडोज की वजह से, सैलिसाइलेट की वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो उन सभी पॉइजनिंग के लिए कुछ सिम्टम्स हैं उनके, और उनको फिर उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग फिर उनको ट्रीट करने की कोशिश किया जाता है। तो हम बात करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग की। एट्रोपिन पॉइजनिंग मेनली होती है बेलाडोना पॉइजनिंग, और ये किसी भी बेलाडोना ड्रग की ओवरडोज से या उसके सीड है और उसकी बेरीज है जो बेलाडोना, जिसका धतूरा भी नाम है दूसरा, उसके ओवरडोज या उसके कंजप्शन से हो सकती है। और इसके सिम्टम्स हैं, वो पर्सन, उसका माउथ ड्राई हो जाएगा, उसको निगलने में डिफ़िकल्टी होगी, स्वेलिंग में, और वो बात करने में भी उसको दिक्कत होगी, उसके प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, उसको फोटोफोबिया मतलब कि लाइट से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ब्लरिंग ऑफ नियर विजन, उसको उसकी जो नज़र है नज़दीक का उसको धुंधला धुंधला दिखेगा। उसे पल्पिटेशन का मतलब होता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो स्ट्रोंग होगी और कम होगी, बहुत फास्ट होगी। फिर उसको साइकोटिक बिहेवियर भी हो सकता है। एटेक्सिया, उसकी बॉडी मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। डिलीरियम, उसमें जो उसकी मेंटल स्टेट होगी वो सही डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सही नहीं रहेगी। उसको हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाएंगे, उसको किसी किसी चीज़ का भ्रम होना शुरू हो जाएगा। हाइपोटेंशन, उसका बीपी भी कम हो सकता है। उसकी जो पल्स है वो बहुत वीक होगी और बहुत जल्दी जल्दी होगी। उसमें कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी। जो एट्रोपिन की पॉइजनिंग के पेशेंट होते हैं उनमें कन्वल्जन और कोमा भी हो सकता है। अगर उसमें बहुत सीवियर किसी के अंदर पॉइजनिंग हुई है तो उसको अंदर कन्वल्जन और कोमा हो सकता है। तो जो एट्रोपिन की पॉइजनिंग है उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर किसी ने जो पॉइज़न है वो इंजेस्ट खा लिया है तो उसका हम गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं। गैस्ट्रिक लीवेज में क्या होता है कि उसकी जो स्टमक है उसको क्लियर किया जाता है। इसमें हम टैनिक एसिड की हेल्प से जो उसका गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं, ये गैस्ट्रिक लीवेज काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है किसी पेशेंट के लिए। और उसके बाद अगर हम जैसे भी किसी भी पेशेंट ने एट्रोपिन
रखा है, उसकी एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है, तो उस पेशेंट को डार्क रूम में रखा जाता है। डार्क रूम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे फोटोफोबिया होता है एट्रोपिन की वजह से। मतलब उसको अगर वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो उसको लाइट से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसको डार्क रूम में रखा जाता है। और उसकी बॉडी पे कोल्ड स्पंज या आइस बैग अप्लाई किए जाते हैं ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम किया जा सके। और उसके लिए एंटीडोट जो दिया जाता है वो होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन को हम सबक्यूटेनियस या इंट्रावीनस रूट से दे सकते हैं, जो कि जो एट्रोपिन का सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट है उन दोनों को एंटागोनाइज करेगा। सेंट्रल में मीन्स कि ब्रेन पे और जो काम है उस काम ब्रेन पे जो इफेक्ट होगा, और पेरिफेरल जो हमारे हाथ पैर हमारी पेरिफेरी बॉडी के पेरिफेरी पार्ट्स हैं उन पे जो इफेक्ट होगा उन सबको वो ओवरकम करेगा। थैंक यू।